इस विद्यालय को शुरू करने में मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत बड़ा बीड़ा उठाया। और ये हम देखें कि हम जब टांगर बसली स्कूल में भी डायरेक्टर का काम कर रहे थे, कार्तिकपुरा एवीडीएम स्कूल का, तो वहाँ के लोगों का भी बहुत अच्छा सोच था, बहुत बड़ा सोच था। और यहाँ जो आपने स्कूल स्टार्ट किया है, ये भी बहुत बड़ा सोच है। मतलब ये सोच शहरों में पैदा नहीं हो रही, ये सोच गांव में पैदा हो रहा है। ये बहुत आश्चर्य की बात है। और इसीलिए हम दिल से आपको धन्यवाद देना चाहते हैं कि गांव के लोग भले ही कम कमाते हो, बहुत सीमित संसाधन में रहते हो, बहुत मेहनत करते हो, बहुत चीज़ों को पाने में बहुत मुशक्कत करना पड़ता हो, लेकिन फिर भी एक सपना देखते हैं, एक सोच रखते हैं। इसके लिए हम तमाम आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं जो इस विद्यालय को शुरू करने के लिए एक बीज के रूप में आप पौधारोपण करने का काम किए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आज एजुकेशन का मतलब बदल चुका है। हमारे ज़माने में एजुकेशन की पद्धति, तकनीक पढ़ाने का कुछ और हुआ करता था। आज अपग्रेडेशन हो रहा है, बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आ रही हैं जिसको कि शिक्षा में समावेश करने की बात की जा रही है। और इसीलिए आप देखेंगे कि आज जब हम झारखंड का शैक्षणिक रूप से अगर विकास को देखें और संपूर्ण भारतवर्ष के आदिवासियों के शैक्षणिक विकास को देखें, तो हमको ये बहुत दिल से बहुत पीड़ा होता है कि जिस राज्य में पंखराज बाबा कार्तिक उरांव जैसे लोग रहे, जिन्होंने पूरे विश्व को एक नया सोच, एक नया सपना, एक नया उड़ान, एक नया पंख देने का काम किया, उस राज्य में हम रहते हैं। हम उस राज्य में रहते हैं जहां की एक लौह पुरुष धरती आबा बिरसा मुंडा ने एक बहुत बड़ी उलगुलान क्रांति का शुरुआत की। हम उस राज्य में रहते हैं जहां मरांग गांव के जयपाल सिंह मुंडा जैसे लोगों ने संविधान सभा में अपने बातों को रखने के लिए, हमारे अधिकारों को रखने के लिए बहुत बड़ा एक बोल सकते हैं कि विद्वता से अपने बात को रखा। लेकिन आप सोचिए कि 1950 में हमारा संविधान बना और आज हम 2026 में रह रहे हैं। कितना वर्ष बीत गया। आज़ादी का अमृत उत्सव भी 75 साल का मनाया गया और उसके बाद देखिए 75 साल के बाद 76वें साल 77वें साल में भी हमारा आज क्या हालत है। जब हम यूपीएससी का रिजल्ट को उठाकर देखते हैं और अनुसूचित जनजातियों की कैटेगरी में देखते हैं, तो पहले हम देखते थे कि झारखंड के उरांव, मुंडा और यहाँ के जो ट्राइब्स, उनका रिजल्ट अच्छी मात्रा में आती थी। लेकिन आज वो रिजल्ट शायद दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो ये तो सोचने की बात है कि हम अपने आप तो ठीक है, आप गांव में रहते हैं, आपके पास सीमित संसाधन है, लेकिन कुछ ऐसे भी आदिवासी हैं जो सब चीज़ से सक्षम हैं, अच्छे नौकरियों में हैं, आर्थिक रूप से मजबूत है, उनके बच्चे रांची के अच्छे अच्छे विद्यालय में पढ़ रहे हैं जहाँ की 7,000, 8,000, 10,000, 20,000 रुपया मंथली फी है, लेकिन फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। इसका क्या कारण हो सकता है? इसको हम लोग को आत्ममंथन करने की जरूरत है। और इसीलिए हमको लगता है एजुकेशन का सही मतलब भी हम लोग को समझने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि एजुकेशन पा लिए, नौकरी कर लिए तो एजुकेशन का सार्थकता सिद्ध हो गया। हम ये सोचते हैं कि एजुकेशन पा लिए, पैसा हम कमा लिए तो एजुकेशन का मायना ये हुआ। लेकिन एजुकेशन का शायद मतलब और मायने कुछ और होता है। एजुकेशन का मतलब होता है कि हम अपने आप को एजुकेट करें कि हमें कैसे रहना है, हमें किस व्यवहार को अपनाना है, किस व्यवहार को नहीं अपनाना है, कैसी चीज़ों को हमें शिक्षा के रूप में लेना है और कैसे चीज़ों को, बुरी चीज़ों को हमको परित्याग करना है। शायद यही एजुकेशन। लेकिन आज हम ये बात करते हैं कि हम शहर से लेकर गांव तक जब अपने समाज की बात करते हैं तो नशा आज इतना बड़ा अभिशाप बन चुका है, इतने ज़्यादा मात्रा में हमको गुलाम बना चुका है कि हम विकास की बात कैसे करेंगे। अगर मेरा मानसिक संतुलन ही सही नहीं रहेगा, अगर हम मानसिक तौर पर अपने आप को मजबूत नहीं इस जमाने में साबित कर पाएंगे, तो चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे। हम तो शहरों में देखते हैं, हम जहाँ पे स्कूल खोले वहाँ पर जो वहाँ के रैयत लोग हैं, वहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं पढ़ता है, शिक्षा के मायने को नहीं समझता। आप तो खैर गांव में रहते हैं, लेकिन शहरों के जो रैयत लोग हैं उनका भी हालत यही है। आज शिक्षा के महत्व को हम नहीं पहचान रहे। और इसीलिए हमारे विद्यालय में भी आप जाके देखेंगे तो रांची में आप देखिए कि एडमिशन के फीस के नाम पर 1-1 लाख रुपया
बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं, हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, कि एडमिशन के नाम पर 98,000, 99,000, 1,00,000, 1,20,000 रुपया ऐसा लग रहा है, और हमारे बच्चे भी वहां पढ़ने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे विद्यालयों में री एडमिशन के नाम से 20,000, 30,000 सालाना खर्चा आप देखिएगा तो आप देखिएगा 4 लाख 5 लाख रुपए एक गार्जियन खर्चा कर रहा है। लेकिन उसी बच्चे को आप देखिएगा कि विद्यालय खत्म जब होता है तो बच्चा का व्यवहार किस तरीके से बदल जाता है। वो पान की दुकान में क्या कर रहा है, वो चौक चौराहा पर खड़ा होकर क्या कर रहा है, किस तरीके की संगति में वो जी रहा है। माँ बाप इस चीज को आज नहीं ध्यान दे पा रहे। तो मुझे ये लगता है कि पेरेंटिंग होने की बहुत जरूरत है, सही पेरेंटिंग होने की जरूरत है। और इसीलिए हमारे विद्यालय में अधिकतर बच्चे आप देखेंगे, हमारे विद्यालय में भी 500 रुपया ही फी है। शहरों में आप सोचिए कि 500 रुपया फी में सीबीएसई करिकुलम को क्वालिटी एजुकेशन देना, अच्छे अच्छे शिक्षकों को वेतन देके पढ़ाकर उस चीज को मेंटेन करना कितना कठिन है। जो करता है वो इस बात को जानता है। और हमारा मैक्सिमम फीस 800 रुपया, 8वां में, 7th क्लास में, 6th क्लास में 800 रुपीज। कोई एडमिशन फी नहीं, कोई री एडमिशन फी नहीं। लेकिन चुनौती तो है कि हम कम फीस में बच्चों को पढ़ाएं और रिजल्ट नहीं दे और बच्चे का विकास नहीं हो तो उसका भी कोई मायने और मतलब नहीं रहता। तो जब हमारे विद्यालय में बच्चे आते हैं, आप बड़े बड़े विद्यालय में जाइएगा, जो कॉन्शियस पेरेंट है, कॉन्शियस मतलब अवेयर पेरेंट है, जो मतलब हो सकते हैं हर तरीके से समर्थ है हर मूल्य को चुकाने में कि उनके बच्चे को अच्छा शिक्षा मिले। वो जो गार्जियन है एक एक साल तक वेट करते हैं कि अच्छे स्कूल में जब एडमिशन फॉर्म आएंगे तो उस एडमिशन फॉर्म को हम भरवाएंगे अपने बच्चे के लिए। और एडमिशन ऐसा ही किसी विद्यालय में, बड़े प्रतिष्ठित विद्यालय में नहीं होता। उसके लिए एडमिशन टेस्ट के दौर से गुजरना पड़ता है और एडमिशन टेस्ट होने के बाद स्क्रूटनी होती है। जब बच्चा पास करता है तो माँ बाप को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और जब उसमें वो सफल हो जाता है तो उसके बाद एक मोटी रकम लेके एडमिशन स्कूल में दिया जाता है। क्या मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, गांव के लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या वैसा शिक्षा आप दे पाएंगे? क्या आप इतने जागरूक हैं कि साल साल भर वेट करके अच्छे विद्यालय में नामांकन कराने के लिए आप अपने बच्चों को 1 साल तक तैयारी करा रहे हैं कि मेरे बच्चा का किसी तरीके से इस विद्यालय में नामांकन हो जाए? कितने पेरेंट ऐसा करते हैं? अगर हम नहीं करते तो बच्चे को, जैसे बहुत पूर्व के वक्ताओं ने कहा, वो तो कच्ची मिट्टी का घड़ा है और उस कच्ची मिट्टी के घड़े को अगर आप पकाएंगे नहीं सही से तो वो तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। उस घड़ा का कोई फिर मतलब नहीं रह जाएगा, उसका जो मायने और मतलब है वो खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से एक बच्चे का जीवन है। हम सामाजिक तौर पर, हम एक परिवार के तौर पर और एक शिक्षण संस्थान के तौर पर किस तरीके से किसी बच्चे का मानसिक विकास करें, शारीरिक विकास करें, बौद्धिक विकास करें और हर वो चीज का विकास करें जो अच्छे गुणवत्ता शिक्षा के साथ साथ सही निर्माण जो है बच्चों में किस तरीके से करें, उसके लिए हमको सतत प्रयत्नशील रहना पड़ेगा और अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम बच्चों को अच्छी शिक्षा को दे सके और हमारे बच्चे हर मायने में अच्छे निकल कर आए। और मुझे तो ये जानकर खुशी हुई, जैसे अब बांदे सर से हमारी बात हुई तो बोल रहे हैं कि 3.5 एकड़ जमीन यहाँ पर आप लोगों के पास है और 3.5 एकड़ जमीन को छोटा मोटा जमीन नहीं होता, ये बहुत बड़ा चीज है जो आप समाज को देने का काम कर रहे हैं। और जहां तक मेरी जानकारी है कि अगर 3.5 एकड़ जमीन आपके पास है तो आने वाले समय में आप सीबीएसई का एफिलिएशन इसी विद्यालय को दिला सकते हैं। अब आप पे तय करता है कि आप झारखंड बोर्ड को फॉलो करना चाहते हैं, जैक को फॉलो करना चाहते हैं, आईसीएसई बोर्ड को फॉलो करना चाहते हैं, सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करना चाहते हैं। यह तो स्कूल के प्रबंधन पर डिपेंड करता है कि वो किस एजुकेशन में, मतलब किस बोर्ड के द्वारा यहाँ पर शिक्षा को देने का काम करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, मीना समाज भी एक ट्राइब है और आज जितने आईएएस आईपीएस मीना समाज से बन रहे हैं
ट्राइबल में हमको नहीं लगता कि किसी समाज के ट्राइबल का कोई कम्युनिटी बन रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने ये देखा कि मीना समाज के लोगों में नशापान लगभग नहीं है, लगभग ना के बराबर है। नशापान करते भी होंगे तो वो रेयर ऑफ द रेयर सिचुएशन। लेकिन हम तो हर बैठकी में, हर चीजों में, ठीक है हमारी परंपरा है, हम उस चीज को परंपरा के रूप में पूजा में, अर्चना में उस चीज को अर्पण करते हैं, वो अलग बात है। लेकिन क्या उसको एक हैबिट बनाना चाहिए? तो कभी कभी तो हम लोग चर्चा करते हैं अपने दोस्तों में कि इस समाज में जो नशा नहीं करता उसको बहुत घाटा है। अब कैसे घाटा है आप बोलिए? कि जब हम शादी ब्याह में जा रहे हैं तो आप देखिएगा कि जो नशा नहीं करता उसको लाइन लगा के खाना खाना पड़ता। बफे सिस्टम में खाना खिला रहे हैं तो लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, और उसके बाद आप खाना को मांगिएगा तो जो खाना को सर्व कर रहा होगा तो आपका चेहरा को देखेगा और एक कलछुल निकाल कैसे देगा। चिकन और मटन चल रहा है तो एक पीस आपको ला कैसे दे देगा। दोबारा मांगने जाइएगा तो ऐसे करके देखेगा। लेकिन जो दूसरा महफिल में दारू पीने का महफिल बैठा हुआ है, वहां आप देखिएगा प्लेट का प्लेट मछली, मीट, मुर्गा एकदम थोक के भाव में जाएगा। तो ये हम क्या सिखा रहे हैं? हम सिखा रहे हैं कि तुम भी दारू पियो, दारू पियोगे तुमको प्रिविलेज मिलेगा, नहीं पियोगे तो लाइन में खड़ा होकर तुमको खाना खाना पड़ेगा। ऐसे समाज से आप विकास का अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं क्या? ये हमारे में कमी है। और जो समाज कम नशापान कर रहा है वो बहुत ज्यादा डेवलप कर रहा है, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो बौद्धिक तौर पे अपने समाज को मजबूत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। इसीलिए मुझे लगता है कि आप बहुत बड़ा बीड़ा उठाए, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। अगर इसको आप सपने के रूप में देखेंगे, देखिए मेरा स्कूल भी जो है, हम लोगों ने जो शुरू किया मात्र 1.5 साल हुआ है स्कूल को। मेरे पास पैसा नहीं था स्कूल को स्टार्ट करने के लिए। आप लोगों ने तो बच्चे कम होंगे लेकिन आप लोगों ने क्लासरूम बना दिया। मेरे पास ना क्लासरूम था, ना जमीन था, ना पैसा था, ना कोई सहयोग था, ना मेरे कोई पीछे खड़ा था, ना घर से आर्थिक सपोर्ट था। बस मन में एक ललक था कि सरना का एक विद्यालय होना चाहिए। क्योंकि हम जब सेक्टर 2 में रहते थे, धुरवा के प्रांगण में, वहां देखते थे कि केरल से आए हुए लोग केरली स्कूल चला रहे हैं, बंगाली लोग जो है विवेकानंदा स्कूल चला रहे हैं, आरएसएस के लोग डीएवी स्कूल चला रहे हैं, मिशन के लोग सेंट थॉमस चला रहे हैं। तो मुझे ये मन में लगता था कि आखिर सरना समाज के लोग विद्यालय प्रबंधन क्यों नहीं कर सकते? क्या कमी है हम लोग? ये बचपन से मेरे मन में ये उठता था सवाल। तो जब हम वहां पे स्कूल को स्टार्ट किए, मेरे पिताजी का 25 डिसमिल का एक जमीन था। जब एचईसी में काम करते थे तो 300-400-500 रुपया में लिए होंगे। वहां पर एक कमरा का रूम हम बनाए सूद लेके, 1 लाख रुपया सूद लिए, और 1 लाख का सूद 10,000 रुपया हर महीना भरते थे। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले का बात बता रहे हैं। आप सोचिए कि जहां कमाई नहीं है, जहां बच्चे नहीं है, जहां शिक्षक को देने के लिए वेतन के पैसे नहीं है, और ऊपर से 10,000 रुपया हर महीना सूद देना है। लेकिन आज इस बात का खुशी है कि अगर आप सही दिशा में मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलती है। आज हमारे विद्यालय में भी लगभग 8-10 कमरे हैं। हॉस्टल के लिए 4 रूम है। हॉस्टल के बच्चों के लिए कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। 24 घंटा बिजली है। 14 टीचर हैं, 3 ड्राइवर है, 2 कुक है, 3 आपका क्लर्क है, और इतने सारा का सैलरी स्कूल से मेंटेन होगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए सवाल ये पैदा होता है कि पैसा कहां से लाएंगे? पैसा बड़ा चीज नहीं है, पैसा आ जाएगा। प्लानिंग जरूरी है, स्ट्रैटेजी जरूरी है, क्योंकि आज के इस शिक्षा में बहुत कंपटीशन है। और हम जब कार्तिक उरांव एवडीएम स्कूल में जब डायरेक्टर के रूप में पदभार को लिए तो वहां पढ़ा के लोग ही थे जो अपने बच्चे को डीएवी में भेजते थे, मांडर वाले डीएवी में भेजते थे। तो मेरा सवाल यही होता था, जब आपने पढ़ा का विद्यालय खोला, जब आप पढ़ा के सदस्य हैं, तो आप अपने बच्चे को डीएवी में क्यों भेज रहे हैं? तो 2 सवाल यहां पर आता है। पहला, नाम के लिए हम पढ़ा विद्यालय खोल दिए,
लेकिन जब गुणवत्ता शिक्षा का बात आ रहा है और हम समर्थ हैं तो अपने बच्चे को हम डीएवी और डीपीएस जैसा स्कूल में भेजेंगे। ये दोहरा मापदंड जो चरित्र का है वो नहीं चलने वाला। हम पढ़ा विद्यालय को या फिर समाज के विद्यालय को तब बेहतर मानेंगे जब हमारे विद्यालय का एक आईएएस आईपीएस का बच्चा भी हमारे विद्यालय में एडमिशन कराने के लिए लालियत रहेगा। क्या आप मेरे बात से सहमत है या नहीं है? इसीलिए यू कैन नेवर कंप्रोमाइज विद द क्वालिटी। आप क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड इफ यू आर कंप्रोमाइजिंग विद द क्वालिटी यू कैन नॉट कम्पीट इन द मॉडर्न वर्ल्ड इन एजुकेशन सिस्टम। नहीं कम्पीट कर सकते। और इसीलिए हम बोलेंगे कि इस विद्यालय को बनाइए। बेड़ों में बहुत स्कोप है एजुकेशन का। हम लोग तो रोज बात करते हैं कि काश हमारे पास जमीन होता बेड़ों में तो हम लोग ऐसे करते वैसे करते। आज आपके पास 3.5 एकड़ जमीन, बहुत बड़ा एसेट है। हम लोग बात करते हैं, यहाँ देखिए बड़े बड़े सीबीएसई का एफिलिएटेड स्कूल आज चल रहा, कंपीट करिए, बच्चे को बनाइए। ठीक है, हम लोग को अपने भाषा की जानकारी देना है, नॉलेज देना है, जरूरी है वो, लेकिन उसके अलावे जो हमारे मेन सब्जेक्ट है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, अंग्रेजी है, हिंदी है, जो भी हमारे विषय हैं उसमें कंसेप्चुअल एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। और उसके लिए टीचिंग बहुत, देखिए सीबीएसई भी जब स्कूल का मान्यता देता है तो हर साल टीचर का अपग्रेडेशन के लिए स्किल प्रोग्राम होता है, स्किलिंग होता है। कोई सीबीएसई का एफिलिएटेड स्कूल में किसी सब्जेक्ट पे सीबीएसई के जो एक्सपर्ट आते हैं वो आते हैं और सारे टीचर जो अनेक विद्यालय में पढ़ाते हैं उनको वहां पर एकत्र करके उसको मेंटरशिप किया जाता है, उनका अपग्रेडेशन किया जाता है। तो एक शिक्षक ऐसा नहीं है कि हर चीज को जानता है, लेकिन उसमें ये काबिलियत होनी चाहिए, वो लालसा होना चाहिए कि हर दिन वो सीखने की वो एक्यूमेन रखे, वो थर्स्ट रखे कि हमको सीखना है और बच्चे को उतना देना है कि बच्चे हमसे भी ज्यादा अच्छा करें, तभी बच्चे अच्छा कर पाए। और गार्जियन में ये चीज होना चाहिए कि हमको अपने बच्चों को बनाना है। तो जब हमारे विद्यालय में कोई नामांकन के लिए आता है वो अधिकतर रेजा कुली के ही बच्चे हैं। कोई मांडर से गया है, कोई चान्हो से गया है, हाँ कोई लातेहार से आया है और वहां पे मजदूरी कर रहा है और वो अपने बच्चे का नामांकन हमारे विद्यालय में करा रहा है और वो सीबीएसई करिकुलम का सिलेबस को फॉलो करके पढ़ रहा है। तो ये तो बहुत चैलेंजिंग है। इसीलिए माँ बाप से हम पहला सवाल ये पूछते हैं कि आप बच्चे को पढ़ाना क्यों चाहते हैं। और गांव देहात में आप देखिएगा ये कोई अवेयर नहीं है, बस फलाना के बच्चा जात हो तो हम भी भेजबो, फलाना के बच्चा पढ़ौला तो हमरो बच्चा पढ़तो, है ना। फिर दूसरा चीज ये भी है कि स्टाइपेंड भी मिलता हो, एमडीएम भी मिलता हो, कॉपी किताब भी मिलता हो, साइकिलों मिलता हो, स्कॉलरशिप भी मिलता हो। ये चीज हम लोग का मन में रहता है, ठीक है वो जरूरी है, अगर गरीबी में वो चीज मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहला चीज क्या होना चाहिए, एजुकेशन।